आज हम समाजशास्त्र में नातेदारी व्यवस्था के कितने प्रकार है इसको परिभाषित करेंगे। अभी मेरे पास कुछ स्टूडेंट की रिक्वेस्ट रही कि नातेदारी के जो प्रकार हैं आप उनको समझाइए कि हम किस तरीके से बड़े क्वेश्चन इस पे कर सकते हैं। तो देखिए, इससे पहले अभी एक वीडियो और मैंने पोस्ट की, उसमें मैंने नातेदारी की परिभाषा आपको बताई है। तो देखिए, जब भी आप बड़ा क्वेश्चन लिखते हैं, अगर ग्रेजुएशन लेवल पे हैं, 20 नंबर का क्वेश्चन हो, 16 नंबर का, 15 नंबर का, तो उसमें देखिए आपका करने का तरीका क्या है। तो सबसे पहले आपको उसमें क्या करना होगा कि आपको भूमिका करके या तो भूमिका लिखिए या फिर परिचय लिखिएगा। आप उसको कुछ लाइनों में उसको परिभाषित कीजिएगा। ज़रूरी है आपको बताना होगा उसमें कि किस तरीके से एक हमारे समाज के अंदर हम नातेदारी व्यवस्था को प्राचीन समय से मानते आए रहे और इसका होना समाज में बहुत ज़रूरी है। इस तरह करके आप उसको लिखिएगा। थोड़ा और नातेदारी व्यवस्था के बारे में जिक्र कीजिएगा। फिर आप नातेदारी व्यवस्था के लिए कोई एक या दो समाजशास्त्रों की परिभाषा लिख लीजिएगा। किस तरह की, जैसे मैंने अभी बताया था आपको, रेडक्लिफ के अनुसार किस तरह नातेदारी व्यवस्था की बातें करता है, डॉक्टर रिवस किस तरह के करते हैं और अन्य समाजशास्त्री कैसे, और आप अपने शब्दों में नातेदारी व्यवस्था को कैसे परिभाषित करते हैं। इस तरह परिभाषा देने के बाद फिर आप बताइएगा कि नातेदारी के प्रकार। अब हम देखते हैं कि जो नातेदारी व्यवस्था है उसके दो प्रकार हैं। नातेदारी व्यवस्था के दो प्रकार है। अब हम नातेदारी व्यवस्था को देखते हुए कि किस तरीके से हम नातेदारी व्यवस्था को परिभाषित कर सकते हैं। तो नातेदारी व्यवस्था हमारी है वो सामाजिक आधार पर बनी हुई है। नातेदारी दो प्रकार की है और वो कैसे आधार पर है, सामाजिक आधार पर बनी हुई है। अब देखिए, नातेदारी व्यवस्था एक तो हमारा होता है कि रक्त के आधार पर नातेदारी होती है और एक हमारी नातेदारी होती है, क्या होती है, वो विवाह के आधार पर होती है। रक्त के आधार पर नातेदारी जो है या वो क्या, उसका आधार क्या होता है। अगर किसी बच्चे का जन्म किसी एक परिवार में है, एक बच्चे का जन्म माता और पिता के बायोलॉजिकली रिलेशन से होता है, तो वो बच्चा अपने माँ का और अपने पिता का क्या होता है, एक रक्त संबंध के आधार पर उनका क्या होता है, संबंध होता है, उनकी नातेदारी है कि ये मेरा पिता है और ये मेरी माँ है। तो इस प्रकार क्या है, रक्त संबंध के आधार पर उनकी क्या हो गई है, नातेदारी हो गई है। तो रक्त संबंध के आधार पर नातेदारी इस तरह, भाई बहन है वो भी रक्त संबंध के आधार पर ही नातेदारी रहेगी। एक व्यक्ति के माता पिता हो गए, रक्त संबंध के आधार पर है, ठीक है। इसी तरह ये नातेदारी आपकी एक, आपकी बुआ है, आपके चाचा है, आपके नाना नानी, ये आपके रक्त संबंध के आधार पर क्या है, नातेदारी चलती रहती है। और इसको हम जैविक रूप से मानते हैं। बायोलॉजिकली हम ये कहते हैं कि जो जैसे डीएनए टेस्ट किया जाता है तो वो रक्त के आधार पर ही करके बताया जाता है कि ये व्यक्ति इस परिवार से है या इस परिवार से नहीं है। तो ये हमारा एक क्या होता है, जैविक संबंध भी होता है और जिसको समाज क्या करता है, पूर्ण रूप से मान्यता देता है। क्योंकि एक विवाह के बाद एक पति और पत्नी विवाह के बाद एक संतान उत्पन्न करते हैं और वो उनकी बायोलॉजिकली संतान होती है, उनका उनसे रक्त संबंध होता है और समाज उसको स्वीकार करता है, समाज उसको मान्यता देता है और समाज बाद में उस नातेदारी के आधार पर उसको परिवार में उनका उत्तराधिकारी भी क्या करता है, स्वीकार करता है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि नातेदारी है वो एक सामाजिक मान्यता जैविक तथ्यों पर आधारित प्रदान करता है। जैसे कि जैविक का क्या अर्थ होता है, जैविक का अर्थ ये होता है कि जीवों से संबंधित, अर्थात दो जीवों में संबंध। तो यहाँ पे दो जीवों में संबंध का मतलब क्या है, पिता और माता के बीच जो संबंध है उससे उत्पन्न होने वाली संतान जो है उसको हम जैविक संबंध
ये भी कहते हैं। और वो रक्त के आधार पर क्या होता है, उनका आपस में संबंध होता है। तो इससे हम देखिए ये बता सकते हैं कि आपके पिता का दादा के साथ जो संबंध है वो भी रक्त के आधार पर है, आपका अपने दादा के साथ संबंध है वो भी रक्त के आधार पर है। तो नातेदारी में प्रथम अवस्था है वो रक्त संबंध के आधार पर समाज में क्या होती है, स्थापित होती है। रक्त संबंध के आधार पर जब आपको नातेदारी मिल जाती है, समाज आपके नातेदारी को स्वीकार कर लेता है, तो आप अपने पीछे की जो पीढ़ियां हैं, पीछे की जो वंशावली है, आपके दादा से भी पहले के, आप उन सब की आपकी नातेदारियाँ क्या होती जाती है, स्थापित होती चली जाती है। और दूसरी हमारे समाज में नातेदारी है वो स्थापित होती है विवाह के संबंध के आधार पर नातेदारी स्थापित होती है। अब आप देखिए विवाह के संबंध पर कैसे स्थापित होती है नातेदारी। ये एक है जब किसी का, एक व्यक्ति की किसी के साथ शादी हो जाती है, शादी, एक लड़की की एक लड़के से जब शादी होती है और समाज और परिवार उसको स्वीकृति प्रदान करता है, तो समाज में क्या होता है कि विभिन्न लिंग, जैसे स्त्री की पुरुष के साथ जब शादी होती है तो उसमें क्या होता है कि विवाह अपने आप में एक संस्कार है, उसको समाज के माध्यम से पूरा किया जाता है। पूरा करने के बाद उनका दूसरा कदम होता है कि समाज की वृद्धि के लिए संतान पैदा करते हैं, और उस संतान से जो संबंध उनके स्थापित होते हैं तो उसको हम रक्त के आधार पर कहते हैं, और उससे पूर्व पति पत्नी का जो संबंध स्थापित होता है उसको हम विवाह संबंध कहते हैं। अब देखिए हम ये कहे कि परिवार विवाह से सिर्फ दो ही संबंध स्थापित नहीं होते, पति पत्नी के संबंध स्थापित नहीं होते, विवाह से और भी बहुत सारे संबंध स्थापित हो जाते हैं। केवल हम यही मान के चले भाई पति पत्नी का विवाह है तो ये व्यवहारिक संबंध है और परिवार वालों का किसी का कोई संबंध नहीं होता, इसमें बहुत सारे संबंध मिलते हैं। विवाह के बाद लड़की है वो पत्नी बन जाती है, विवाह के बाद वो भाभी बन जाती है, विवाह के बाद वो बहू बन जाती है, विवाह के बाद चाची बन जाती है। तो इस तरह संबंध आते चले जाते हैं। विवाह के बाद सास ससुर ननद जीजा साली हैं, साडू फूफा मामा, ये प्रथम द्वितीय और तृतीय पता नहीं कितने कितने संबंध अपने आप ही ऑटोमेटिक उसके साथ में जुड़ जाते हैं और उन सदस्यों के लिए नया संबंध स्थापित हो जाता है। इसको हम विवाह के आधार पर संबंध कहते हैं, क्योंकि एक दुल्हन है, उसकी शादी होती है, उसकी छोटी बहन है, उसका तो कुछ नहीं हुआ उसमें, लेकिन फिर भी वो साली बन गई जैसे अपनी बहन के हस्बैंड की, क्योंकि उसका उससे विवाह हुआ तो ऑटोमेटिक उसका एक विवाह के आधार पर एक नया संबंध हो गया। उसकी लड़की की मदर है, वो सास बन जाती है लड़के की, वो भी क्या होता है उसके स्थापित होता है। तो इस तरह विवाह होने के बाद किसी लड़के के जो संबंध स्थापित है, जो रिश्तेदारी तय होती है, नातेदारी तय होती है, उसको हम विवाह के आधार पर क्या कहते हैं, संबंध कहते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल आप एक एक विस्तार करके पॉइंट इनमें बताएंगे तो आपका क्वेश्चन भी बड़ा होगा, ऐसे टाइप बनेगा। तो आप सबका बताइएगा कि मामा मामी फूफा ये किस तरह से ये नातेदारी स्थापित होती है, कौन किसका क्या लगा। देवर भाभी है मान लीजिए, इनका वैसे कोई विवाह से कोई संबंध नहीं, लेकिन जो लड़का है, जो देवर है, दूल्हे का भाई होता है, वो लड़के उसका भाभी का देवर बन गया, वो अपने भाभी बन गई सिर्फ एक विवाह से। सप्तपदी यानी कि 7 फेरों के बाद में बहुत सारे संबंध अपने आप ही क्या हो जाते हैं, स्थापित हो जाते हैं। इन संबंधों को हम क्या कहते हैं, विवाह के आधार पर क्या होती है, नातेदारी स्थापित होती है। सिर्फ रक्त के आधार पर नातेदारी को ही हम नातेदारी नहीं कहते, विवाह के आधार पर भी हमारी बहुत सारी नातेदारी क्या होती है, स्थापित हो जाती है। तो इस तरह भारतीय समाज जो है हमारा, भारतीय जो समाज है उसको हम कई परिस्थितियों में विवाह के आधार पर, जन्म के आधार पर नातेदारी इनको कहते हैं। तो ये बहुत सारे एग्जाम्पल है, एक एक पॉइंट करके अगर आप इसको लिखेंगे कि रक्त के आधार पर
नातेदारी स्थापित होती है तो आप उनका सब डिटेल में रक्त के आधार पर कौन कौन सी नातेदारियाँ होती है उनको क्या किया जाता है। देखिए, रक्त के आधार पर जो नातेदारियाँ होती है उनको एक तो लिंग के आधार पर अलग अलग परिभाषित कर लिया जाता है। जैसे लड़की के परिवार में माँ है तो फीमेल है, फीमेल को लड़के की क्या बनेगी, वो सास बनेगी, लड़के की माँ की समधन बनेगी। तो इस तरीके से लिंग के आधार पर कुछ नातेदारियाँ अलग नामों से जानी जाती है ना। तो और पुरुषों को इस आधार पर क्या होता है, अलग नामों से जाना जाता है। तो ये नातेदारियाँ है, ये अपनी चेंज होती रहती है। और जैसे जैसे हमारे नए संबंध स्थापित होते हैं, हमारे नातेदारियों का दायरा क्या होता है, दिन प्रतिदिन क्या होता है कि बढ़ता चला जाता है। इसमें एक तीसरी चीज़ मैं और बताऊंगी, नातेदारी सिर्फ विवाह और रक्त के आधार पर ही नहीं होती है। नातेदारी अगर कोई व्यक्ति, कोई पति पत्नी निसंतान है और वो किसी बच्चे को अडॉप्ट कर लेते, गोद ले लेते हैं, तो गोद लिए बच्चे को भी ये सारी की सारी नातेदारी क्या होती है, मिलती है। दत्तक पुत्र जो होगा उसको अगर कानूनी रूप से गोद ले लिया तो वो अपने प्रॉपर्टी में भी पूरा का पूरा अधिकार हुआ है। और समाज जब उसको स्वीकार कर लेते हैं तो वो जितने भी उसके नातेदारी है, उसके माता पिता से जिनका जो भी संबंध होता है, उसी के आधार पर वो उसको भी क्या होती है, सारी नातेदारियाँ प्राप्त होती है। क्योंकि जिसने गोद लिया है उसके फादर उसके दादा बने, जिसने गोद लिया है वो उसके मम्मी पापा बने, ठीक है ना। इस तरीके से चाचा ताऊ, कजन भाई, मामा मामी, सारे संबंध उसके क्या हो जाते हैं, स्थापित हो जाते हैं। तो फिर इन सारी चीज़ों को एक एक को परिभाषित करने के बाद फिर हमें ये भी पेपर में आप लोग लिखिएगा कि कौन कौन सी नातेदारी है जो आपको रक्त के संबंध के आधार पर प्राप्त हुई है, ठीक है। और रक्त के संबंध के आधार पर प्राप्त हुई है, फिर 2-4 उनके उदाहरण लिखिएगा। फिर आप ये लिखिएगा विवाह के आधार पर प्राप्त होने वाली कौन कौन सी नातेदारियाँ हैं, उसमें किस तरह का वार्तालाप एक दूसरे के साथ होता है, किस में हंसी मजाक होता है, किस में हमें आदर के साथ है सूचक शब्दों का प्रयोग करना पड़ता है, किस में हम मजाक कर सकते हैं, लेन देन की व्यवस्था, उनमें वस्तुओं का आदान प्रदान किस तरीके से चलता रहता है। तो इन चीज़ों को परिभाषित कीजिएगा। तीसरे में आप ये दत्तक पुत्र लेने से जो नातेदारियाँ बनती है आप उनको देखिए, वो दत्तक पुत्र लिया वो कानूनी रूप से वैध है, वो जैविक संतान नहीं है, लेकिन नातेदारी वहाँ पर भी क्या होती है, वही लागू होती है। और उसके बाद में आप निष्कर्ष में लिख सकते हैं कि समाज के ताना बाना के लिए, समाज की व्यवस्था के लिए तो ये नातेदारियों का जो सिस्टम बनाया गया है ये एक हद तक बहुत उचित है। अब देखिए, हम जब यूरोपियन कल्चर की बात करते हैं, अमेरिकी कल्चर की बात करते हैं, तो वहाँ पे सबके अंकल आंटी कजन, बस इसके सिवा और नातेदारी नहीं है। लेकिन जब हम भारत की सामाजिक व्यवस्था को समझ के हम अपनी नातेदारी व्यवस्था को समझते हैं तो वहाँ पे नातेदारी से एक तरह से अपनापन आता है कि कहीं ना कहीं हम बोलते ये हमारे रिलेशन में। तो वो रिलेशन की जब हम बात करते हैं तो हमारे दूर के रिश्तेदार होते हैं, तो वो हमारे तृतीय श्रेणी के रिश्तेदार जो मिलेंगे तो वो हमारे क्या होते हैं, रिलेटिव होते हैं। तो इस तरह भारतीय समाज में स्थापित नातेदारी बहुत प्राचीन है और समाज को, परिवार को व्यवस्थित करने में अहम भूमिका निभाती है। इस तरह आप इसको निष्कर्ष में लिख सकते हैं। आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।